हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन रिवाइज करेंगे प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये पीजीबीपी इनकम है, इसको अपन शॉर्ट में पीजीबीपी बोलते हैं। तो पॉइंट वाइज पॉइंट इसको रिवाइज करते हैं। ये लेक्चर उनके लिए बहुत काम का है जिन्होंने एक बार इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और अब वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो जब भी अगर आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं, प्रैक्टिस करना, तो बिफोर दैट इस रिविजन्स को फटाफट देखिए और सीधा क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए। तो सीए के स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। तो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट अगर हम बात करें तो इसमें बिजनेस की डेफिनेशन दी हुई है, ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर। तो बिजनेस की डेफिनेशन है। नाउ द प्रोफेशन की डेफिनेशन में इन्होंने क्या बताया है कि प्रोफेशन, नॉर्मल जो प्रोफेशन हम समझते हैं वो तो रहेगा ही, उसके अलावा प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। मतलब अगर आपके अंदर कोई स्किल है, उस स्किल से सर्विसेज दे रहे, भले आपके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन उस सर्विसेज से अगर आप पैसे कमा रहे तो वो प्रोफेशन में कवर होगा। मेथड ऑफ अकाउंटिंग सेक्शन 145 हमको ये समझाता है कि पीजीबीपी और आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दोनों सिस्टम चलेगा। जो भी एसएससी अगर मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा है तो मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट पे टैक्स लिया जाएगा, और अगर कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो कैश सिस्टम से लिया जाएगा। नाउ द ब्लॉक ऑफ एसेट डेप्रिसिएशन जो है वो इनकम टैक्स में पीजीबीपी हेड में ब्लॉक कॉन्सेप्ट में मिलता है। मतलब एसेट वाइज, इंडिविजुअल एसेट वाइज इसमें डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता। इसमें सेम ग्रुप और सेम रेट की एसेट जो है एक पूल बना दिया जाता है जिसको बोलते हैं ब्लॉक, और फिर हम डेप्रिसिएशन देखते हैं, निकालते हैं इसमें। इसको हम फर्दर डिटेल करेंगे आगे। नाउ द स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन एंड टैक्सेबिलिटी। इसमें ये बताया गया है कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें गुड्स की एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रही है लेकिन केवल रेट डिफरेंस का आप काम कर रहे हैं, रेट डिफरेंस से ही सौदा सेटल हो रहा है, तो उस बिजनेस को हम बोलेंगे स्पेकुलेटिव बिजनेस। और उस बिजनेस का जो प्रॉफिट हो गया तब तो ठीक है, लॉस हो गया तो वो लॉस नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो सकता, ना इस साल हो सकता, और अगले अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उसको भी आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो नेक्स्ट ईयर भी स्पेसिफाइड स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो पाएगा। और कैरी फॉरवर्ड जनरली बिजनेस के लॉस 8 साल तक होते हैं, इसका जो लॉस है वो 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। नाउ द लॉस इंसिडेंटल टू बिजनेस। देखिए पीजीबीपी हेड में जितने भी प्रोविजन है सब एक्सपेंडिचर को अलाउ करने के लिए बने हैं, जबकि अगर बिजनेस में कोई रेवेन्यू नेचर का लॉस होता है, फॉर एग्जांपल स्टॉक फायर से जल गया या फिर कोई चोरी हो गई है ना, इम्बेजलमेंट हो गया, तो वो सब एक्सपेंडिचर भी पीजीबीपी में अलाउ हो जाते हैं एज अ लॉस। नाउ अब मैं थोड़ा सा सेक्शन वाइज आपको पहले डिटेल कर दूं कि इस चैप्टर में एक्चुअली क्या है। एक्चुअली में इस चैप्टर में सेक्शन 28 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है। कौन कौन सी इनकम इस पर, कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम इसमें चार्ज होगी। सेक्शन 29 कंप्यूटेशन का सेक्शन है, कैसे कंप्यूट करना है, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट लेकर आपको बनाना है, और डेबिट और क्रेडिट के दो दो एडजस्टमेंट उसमें चेक करने में आपको बताऊंगा कंप्यूटेशन। और कंप्यूटेशन के दौरान हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर अलाउड है पीजीबीपी हेड में। तो सेक्शन 30 से लेकर 37 तक कौन से एक्सपेंसेस अलाउ हैं उसके बारे में लिस्ट है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस को अदरवाइज अलाउेबल होने के बाद भी फोर्सफुली कुछ लॉजिक के कारण, कुछ कॉन्सेप्ट के कारण, कुछ कंडीशन पूरी नहीं होने के कारण डिसअलाउ कर दिया जाता है। इसके मेन 3 सेक्शन है, एक है सेक्शन 40, एक है सेक्शन 40 कैपिटल ए, और एक है सेक्शन 43 बी। इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। और फिर और अगर हम आगे जाएंगे तो फिर एक सेक्शन है 44 डबल ए और 44 ए बी, ये बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिट के बारे में बनाया गया है। और उसके अलावा प्रिजेम्पटिव इनकम का सेक्शन है जिसमें कि डीम्ड बेसिस पर प्रॉफिट निकाला जाता है स्मॉल बिजनेस और प्रोफेशन या ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए। 44 ए डी, 44 ए डी ए और 44 ए ई, ये इसके सेक्शंस है। तो मैंने एक मुख्य रूप से आपको जो इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस कर लिया। एक्चुअली क्या होता है, आप जितने सेक्शन मैंने लिखे इतने सेक्शन भी अगर आपके माइंड में चल रहे हैं तो भी आपको काफ़ी लिंक बनाने में, इंटरकनेक्टिविटी करने में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। और इस लेक्चर के दौरान अगर आपका कोई एरिया वीक है ना तो उसको मार्क कर लीजिए आप। अगर आप अपने
वीक एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया तो भी उसको काफ़ी आप उसमें आगे काम कर सकते हैं। अब देखिए सेक्शन 28 जो है ना, चार्जिंग सेक्शन, इसको जनरल ये बोलता है, बहुत सिंपल, पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है भाई, किसी भी बिजनेस प्रोफेशन का प्रॉफिट यहां पर चार्ज होगा, और साफ लिखा है कि अगर लॉस होता है बिजनेस के संबंध में तो वो अलाउ भी होगा, यहीं पर लिख दिया 28 में। उसके अलावा बिजनेस में किसी भी टाइप का कोई कंपनसेशन मिल रहा है, आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, या फिर आपके पास कोई एजेंसी है, या फिर आप किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हैं और आपके टर्म्स कंडीशन को मॉडिफाई कर दिया गया या आपको टर्मिनेट कर दिया गया, इसका कारण आपको कंपनसेशन मिल रहा है, तो इसी हेड में चार्ज होगा। देन ट्रेड एसोसिएशन जो है, एक्चुअली ट्रेड एसोसिएशन जो है म्यूचुअल कॉन्सेप्ट पे चलती है तो उसकी इनकम चार्जेबल नहीं होती, लेकिन अगर ट्रेड एसोसिएशन कोई स्पेसिफाइड सर्विस किसी मेंबर को देता है, कोई स्पेशल सर्विस देता है, उससे जो उसको कमाई हो रही है वो पीजीपी हेड में चार्ज होगी। जो बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करते हैं तो कई सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स या एक्सपोर्ट बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, वो सब बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस करने के दौरान, जब भी मैं बिजनेस बोल रहा हूं तो आप अपने माइंड में प्रोफेशन भी इंक्लूड्स रखिए। बिजनेस करने के दौरान कोई भी बेनिफिट मिलता है, किसी भी टाइप का कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो वो बेनिफिट भी अल्टीमेटली, जैसे जॉब करने के दौरान जो एम्प्लॉयर से बेनिफिट मिलता है वो सैलरी हेड में चार्ज करते हैं आप, उसी तरीके से बिजनेस करने के कारण जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो पीजीपी हेड में चार्ज होगा। ठीक है, जैसे डॉक्टर को मरीज ने फीस के अलावा भी कुछ गिफ्ट दे दिया, उसको बहुत खुशी हुई कि मैं ठीक हो गया, तो डॉक्टर को उसने गोल्ड चेन दे दी, तो दैट गोल्ड चेन इज अ प्रोफेशनल इनकम ऑफ द डॉक्टर, इंक्लूडिंग फीस, फीस तो है ही, वो गोल्ड चेन भी प्रोफेशनल इनकम है और वो पीजीपी हेड में चार्ज होना चाहिए। नाउ द पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन अपने फर्म से मिलता है वो पार्टनर के हैंड में चार्जेबल होता है पीजीबीपी हेड में, लेकिन उतना ही चार्जेबल होता है जितना फर्म को अलाउ होता है सेक्शन 40 स्मॉल बी के अंतर्गत। क्योंकि अगर फर्म को जो पैसा डिसअलाउ हो गया है वो पैसा पार्टनर के हैंड में हम चार्जेबल करेंगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, इसलिए सिंपल फंडा, जितना फर्म को अलाउ होगा उतना ही पार्टनर के हैंड में चार्ज होगा, और कितना अलाउ होगा उसकी लिमिट कहां लिखी हुई है, वो यहां लिखी हुई है सेक्शन 40B में। नाउ किसी भी तरीके का कोई टेक्निकल नो हाउ है, पेटेंट है, उसको हम नहीं शेयर करने के लिए कोई टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट हुआ है, उसके लिए हमको कोई कंपनसेशन मिलता है, कोई अमाउंट मिलता है, दैट विल बी द बिजनेस इनकम। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर बिजनेस ने किसी की पर्सन के लिए इंश्योरेंस कराया है तो नेचुरली इसके प्रीमियम तो बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में उसको अलाउ होंगे, और कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जब पैसा बिजनेसमैन को मिलेगा, बिजनेस को मिलेगा, तो चार्जेबल भी होगा। तो 2 पॉइंट आप एक साथ सीख सकते हैं। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो बिजनेस में अलाउेबल एक्सपेंडिचर है, और उस कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जब पैसा रिटर्न आता है तो वो एक चार्जेबल इनकम है। नाउ अगर बिजनेस में किसी इन्वेंट्री को आपने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया, पहले इसको प्रैक्टिकली समझिए। इन्वेंट्री का मतलब आप किसी इन्वेंट्री का मतलब आप किसी गुड्स में डील करते तो आपकी इन्वेंट्री है। फॉर एग्जांपल मैं एयर कंडीशन सेल करता हूं तो मेरे लिए इन्वेंट्री स्टॉक है, उसमें डील कर रहा हूं मैं, लेकिन उसमें से कुछ एसी को मैंने अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में लगवा दिया, तो अब इन्वेंट्री नहीं रही, वो आपकी एसेट बन गई, इट विल बी अ कैपिटल एसेट। तो जिस दिन आप उसको कन्वर्ट करेंगे उस दिन की जो उसकी मार्केट वैल्यू रहेगी वो पीजीबीपी में चार्ज हो जाएगी, एफएमवी चार्ज हो जाएगी। नाउ द सेक्शन 35AD, सेक्शन 35AD में कुछ खास बिजनेस है जो आगे हम डिटेल करेंगे। 35AD में कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिसको प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट, तो उसके संबंध में पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल एसेट को छोड़कर पूरे अलाउ कर देती है पहले ही साल। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउ कर देती, बड़ी बात है। और उस एसेट को बिजनेस ने कभी भी सेल कर दिया तो उसका जो सेल कंसिडरेशन है वो पीजीबीपी हेड में पूरा का पूरा चार्ज हो जाए। और उस एसेट को अगर किसी दूसरे बिजनेस में 8 साल तक यूज किया, नॉर्मल बिजनेस में, तो उसका ट्रीटमेंट में 35AD के दौरान आपको समझाऊंगा। तो ये सेक्शन 28 का डिस्कशन हो गया। नाउ सेक्शन 29, वंस यू डिसाइडेड दैट सेक्शन 28 में कि भाई हाँ ये इनकम पीजीबीपी हेड में चार्जेबल होने वाली है, तो अब कंप्यूटेशन का समय आ गया। तो कैसे कंप्यूट करना भैया, सीधी सी बात, आप ये तो मैंने एक रो स्टाइल में लिख दिया, इसका पूरा टेबल आपको बनाना है। नेट प्रॉफिट ले लीजिए, कहां से लेंगे नेट प्रॉफिट, बुक्स के हिसाब से नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लीजिए या इनकम एक्सपेंडिचर जो बना रहे हैं। अब आप उसके डेबिट और क्रेडिट की स्क्रूटनी कीजिए। डेबिट में आपको ये मिल सकता है कुछ ऐसे एक्सपेंस जो डेबिट तो हैं
लेकिन अलाउेबल नहीं है पीजीबीपी में, तो एड बैक करना है उसको। कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो अलाउेबल है लेकिन डेबिट नहीं है, उसको माइनस करना है। और क्रेडिट साइड को जाकर देखिए, कुछ ऐसी इनकम आपको मिलेगी जो कि क्रेडिट में दिख रही है लेकिन पीएनएल अकाउंट, लेकिन वो पीजीबीपी हेड में चार्जेबल नहीं है। हो सकता है दूसरे हेड में चार्जेबल है, हो सकता है एग्जेम्प्ट है लेकिन पीजीबीपी में चार्जेबल नहीं है, माइनस कीजिए। और कोई इनकम जो क्रेडिटेड नहीं है लेकिन चार्जेबल है तो उसको प्लस करना है। तो ये टेबुलर फॉर्म में हम बनाते हैं, कंप्यूटेशन सेक्शन 29 में दिया हुआ है। जैसे हम कंप्यूटेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो वैसे ही मेरे को अब दो चीज़ों की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया डेबिट साइड में सर आप बोलते हो कि कौन से एक्सपेंडिचर अलाउेबल है नहीं है, वो देख लो। तो कौन से एक्सपेंडिचर अलाउेबल है उसके लिए सेक्शन 30 से 37 देखने वाले हैं अपन, और कौन से एक्सपेंडिचर अलाउेबल नहीं है उसके लिए 40, 40A और 43 भी देखने वाले हैं। तो अब देखिए सेक्शन 30 किसके लिए बनाए हैं? सेक्शन 30 बनाए हैं इन्होंने बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस। तो बिल्डिंग से रिलेटेड आप बिल्डिंग रेंट पे ले रहे हैं तो रेंट आपका एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। आपने रिकरिंग करंट बेसिस पर रिपेयर मेंटेनेंस के अलाउ जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स दिया, अब कई लोग प्रोफेशनल टैक्स में कंफ्यूज होते हैं, कई लोग बोलते हैं सर प्रोफेशनल टैक्स तो सॉरी प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स तो सर हाउस प्रॉपर्टी में पड़ा था। तो भाई अगर कोई बिल्डिंग बिजनेस यूज में आप ले रहे हो तो वो बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाती। सेक्शन 22 में हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन देखिए आप, तो प्रॉपर्टी टैक्स अलाउ बिल्कुल अलाउ जाएगा, जिसको म्युनिसिपल टैक्स बोलते हैं। इंश्योरेंस करा, इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउ जाएगा, ये सब अलाउ जाएंगे। बिजनेस बिल्डिंग के संबंध में सब एक्सपेंडिचर अलाउ जाएंगे। तो सेक्शन 31, अभी सेक्शन 30, 31 को रटने की जरूरत नहीं है, ये हम जनरल भी जानते हैं कि एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जितने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 31 अलाउ करता है। और सेक्शन 32 जो है वो डेप्रिसिएशन की बात करता है। अब डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन देखिए भाई टेंजिबल एसेट पे भी मिलता है, इंटेंजिबल एसेट पे भी मिलता है। डेप्रिसिएशन एक मैंडेटरी है, मतलब आप क्लेम नहीं करोगे तो भी WDV ब्लॉक की गिरती जाएगी। फिर आप ओनर होना चाहिए, किराए से कोई एसेट लाओगे तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। फ्रैक्शनल ओनरशिप चलेगा, दो लोग मिलकर अगर एसेट ले रहे हैं तो प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, इट्स ओके। और इलिजिबल क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कैसे ग्रुप्स बने हुए हैं, बिल्डिंग का एक ग्रुप बना है, फर्नीचर फिटिंग्स का बना है, प्लांट मशीनरी और इंटेंजिबल एसेट का ग्रुप बना है, और अलग अलग डेप्रिसिएशन का रेट है। एसेट मस्ट बी यूज फॉर द बिजनेस पर्पस, दैट इज पुट टू यूज होना चाहिए। अगर आपने एसेट केवल खरीद लिया है, उसको पुट टू यूज, फर्स्ट पुट टू यूज नहीं किया है, तो फिर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, मतलब ब्लॉक में नहीं जोड़ा जाएगा, पुट टू यूज के बाद ही जोड़ा जाता है। हाफ डेप्रिसिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आपने कोई एसेट परचेस किया है, इसके मैंने 6 एग्जाम्पल दिए हैं, वो एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा, इससे बहुत क्लियर हो जाता है, पूरे समझ में आ जाती चीजें। हाफ डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई एसेट एक्वायर्ड किए हैं और उसी प्रीवियस ईयर में आपने लेस देन 180 डेज यूज किया है, मतलब अगर मैं प्रीवियस ईयर 21-22 की बात करूं तो अगर 4 अक्टूबर आपने खरीदा 21-22 में है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में खरीदा है, लेकिन उसको पुट यूज किया 4 अक्टूबर या उसके बाद, 4 अक्टूबर 21 या उसके बाद, इसका मतलब उसको पुट टू यूज कैसा किया, लेस देन 180 डेज। इस केस में जब आप क्लोजिंग WDV पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो इस एसेट की लिमिट तक हाफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं और बचे हुए पे फुल निकालते हैं। उसके बाद पावर ऑप्शन टू पावर सेक्टर, इसको हम आगे एग्जांपल से मैं समझा दूंगा। पावर सेक्टर कंपनी जो होती है ना, जो बिजली बनाती है, बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये कंपनी को ये चाहे तो SLM सिस्टम डेप्रिसिएशन का अडॉप्ट कर सकती है और फिर वो एसेट वाइज डेप्रिसिएशन लेगी, और चाहे तो नॉर्मल में भी रह सकती है। इसकी डिटेल आगे करेंगे। ब्लॉक एसेट के बाद एक्चुअल कॉस्ट, ये भी आगे देख लेंगे अपन। अब यहाँ पर कुछ जनरल रेट मैंने लिख दिया। बिल्डिंग पे इन जनरल रेट 10% है, फर्नीचर पे इन जनरल 10% है, मशीनरी पे इन जनरल 15%, हालांकि कंप्यूटर पे 40 है और बुक्स पे 40% है, बुक्स पे भी डेप्रिसिएशन मिलता है। एंड इंटेंजिबल एस्पेक्ट 25%, एक जनरल रेट है, बाकी टेबल हमको याद रहना चाहिए। और एक खास बात है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। बिजनेस में अगर आपको लॉस हो रहा है तो बिजनेस लॉस जो होता है इन जनरल वो दूसरे हेड से भी एडजस्ट हो सकता है करंट ईयर में, सैलरी और विनिंग इनकम को छोड़कर। और अगर करंट ईयर में एडजस्ट नहीं हो पाता तो फिर अगले साल उसको ले जाइए, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कीजिए, और नेक्स्ट ईयर फिर PGBP हेड से एडजस्ट करना पड़ेगा, फिक्स है, और 8 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन उस बिजनेस लॉस में जितना हिस्सा डेप्रिसिएशन का है उसको हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मतलब ऐसा बोल दीजिए कि बिजनेस लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के कारण कितना लॉस हुआ, उसको हम बोलेंगे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। और इस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के साथ फायदा ये है कि ये करंट ईयर में तो खैर एडजस्ट कर ही सकते हैं आप, नेक्स्ट ईयर भी जब आप ले जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर इट कैन बी सेट ऑफ विद एनी हेड, सैलरी और विनिंग को छोड़कर तो है ही, एनी हेड, किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, और कितने भी साल तक आप इसको आगे ले जा सकते हैं।
ठीक है, कितने साल तक भी आगे ले जा सकते हैं। और ये पॉइंट को आप कट कर दीजिए, नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद देखिए एडिशनल डेप्रिसिएशन में बात करूंगा। इसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन जो होता है ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है, तो वो मैन्युफैक्चरर जब भी कोई प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री के लिए खरीदता है और ब्रांड न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है, तो उस केस में उसको नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा पहले साल बस 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है। और अगर लेस देन 180 डेज का पुट टू यूज होता है तो फिर 10% मिलेगा। लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन के साथ फायदा यह है कि बचा हुआ 10% फिर नेक्स्ट ईयर मिल जाता है। ये एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए मैन्युफैक्चरर को मिलता है। ठीक है, सेक्शन 43A को अगर मैं आपको समझाऊं, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। अगर आप कोई एसेट खरीद के लाते हो और उस पर पेमेंट आपको फॉरेन करेंसी में करना है, तो एसेट जब आपने खरीद के लाया है और वो एसेट की आपने इंडियन करेंसी में एक्चुअल कॉस्ट ब्लॉक में आपने जोड़ दिया, बट बाद में जब आप उसको पेमेंट करने गए तो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, तो जितने रुपए आपको ज़्यादा देना पड़ेगा उतने एक्चुअल कॉस्ट आप उसको ऐड कर देंगे। और अगर लायबिलिटी कम हो गई तो उतना रुपए आप एक्चुअल कॉस्ट में माइनस कर लेंगे। ये लिखा है एक्चुअल कॉस्ट विल बी एडजस्टेड ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। फिर एक पॉइंट यहां पर सेक्शन 38 लिखा हुआ है, एसेट नॉट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर बिजनेस प्रोफेशन। अगर एसेट एक्सक्लूसिव यूज में नहीं हो रही है या कोई ऐसा एक्सपेंस है जो पूरी तरीके से बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है, तो फिर ठीक है, उसको प्रोपोर्शनल डिडक्शन देंगे। मान लो मैं कोई कार को, जनरली कार का क्वेश्चन आता है, कार को मैं 20% घर में यूज करता हूँ, 80% बिजनेस में यूज करता हूँ, तो कार से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है, पेट्रोल का खर्चा है, रिपेयर मेंटेनेंस है, इवन डेप्रिसिएशन है, उसमें 20% डिसअलाउ हो जाएगा, 80% बिजनेस में इसमें अलाउ हो जाएगा। तो ये फंडा है सेक्शन 38 में दिया हुआ है। फिर सेक्शन 35 में चलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। यूनिक सेक्शन है, सेक्शन नंबर याद रहना चाहिए आपको इसका। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, अगर कोई भी बिजनेस खुद से, जिसको इन हाउस रिसर्च बोल सकते हैं, रिसर्च करता है अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इवन कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा अलाउ हो जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी अलाउ होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउ हो जाएगा। और ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू में सैलरी और मटेरियल का खर्चा जो बिजनेस कमेंसमेंट के 3 साल तक पुराना भी है, तो भी करंट ईयर में अलाउ हो जाएगा। एंड अगर आपने कुछ रिसर्च एसोसिएशन को, कंपनी को कंट्रीब्यूट किया है, तो चाहे वो रिसर्च किसी भी से रिलेटेड करें, 100% वो भी अलाउ हो जाएगा। और यहां पर भी वही फंडा है कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो जितना हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च के कारण हुआ है, उसको हम बोलेंगे अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, एंड इट विल बी द सेम ट्रीटेड एज अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। एंड अगर आप इस साइंटिफिक रिसर्च एसेट को सेल कर देते हैं तो क्या होगा? तो सोचिए, एक साइंटिफिक रिसर्च एसेट को, मान लो मैं एग्जांपल से समझाऊं, 5 लाख रुपए में आपने खरीदा था, तो आपने तो पूरा का पूरा 5 लाख रुपए की डिडक्शन ले ली ना जी। तो आपके पास अलाउ करने के लिए कॉस्ट तो कुछ बची नहीं, कॉस्ट रिमेनिंग टू बी अलाउड कुछ नहीं बची। अब इस एसेट को मान लो आपने 3 लाख में सेल किया, तो पूरा का पूरा सरप्लस है, क्योंकि और तो WDV इसकी या एसेट कॉस्ट रिमेनिंग टू बी अलाउड तो कुछ बचा नहीं। इस पूरा का पूरा 3 लाख रुपए आपका PGBP में चार्ज हो जाएगा। PGBP में मैक्सिमम आपने कितनी डिडक्शन उठाई है? 5 लाख। सेक्शन 35 में 5 लाख तक PGBP में चार्ज करना है, उसके बाद बच जाएगा तो फिर हम कैपिटल गेन में जाते हैं। उसी एग्जांपल में अगर उसको मैंने 6 लाख में सेल किया तो PGBP में 5 लाख चार्ज होगा और 1 लाख रुपए वो कहां चार्ज होगा? कैपिटल गेन में। अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन भी होता है इसमें। नाउ सेक्शन 35AD। 35AD बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। 35AD कुछ खास स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए बनाया गया है और बोल दिया गया है कि भैया आप बिजनेस जब स्टार्ट करो, जिस साल कमेंस करो, तो उस साल तक, मान लो 21-22 में कोई बिजनेस चालू किया, तो 21-22 में जो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए, उसके पहले भी एक्सपेंडिचर चालू कर दिया था मैंने, कितना भी पहले, पूरे एक्सपेंडिचर का भाई टोटल कर लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नॉर्मली अलाउ हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल कर लो, बुक्स में कैपिटलाइज कर लो। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है
ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें केवल लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल एसेट नहीं होना चाहिए, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसको छोड़कर पूरा का पूरा कमेंसमेंट वाले साल, जिस साल आपने बिजनेस चालू किया है उस साल पूरा अलाउ हो जाएगा। सोच के देखिए, पूरा अगर अलाउ हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर तो उस साल हमको लॉस मिलेगा और इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा, और उस लॉस को आप कितने भी साल तक आगे ले जा सकते हो, बस शर्त यह है कि आपको स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट करना है और आपको टाइम से रिटर्न फाइल करना है, ये शर्त है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है सब। और एक और बात है कि ये जो एक्सपेंडिचर है अगर 10,000 से ज़्यादा है, किसी एक पर्सन को पेमेंट कर रहा है एग्रीगेट इन अ डे, तो प्रिस्क्राइब मोड में पेमेंट होना चाहिए, कैश पेमेंट कर दिए, क्रॉस चेक से कर दिए, नहीं चलेगा। और यहाँ स्पेसिफाइड बिजनेस की कुछ डिटेल दी हुई है, फॉर एग्जांपल कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, वेयर हाउस बना रहे हैं आप, एग्रो प्रोडक्ट के लिए बनाओ या शुगर के लिए बनाओ, 100 बेड से ज़्यादा का हॉस्पिटल बनाओ, मोर देन और इक्वल टू 100 बेड, हाउसिंग प्रोजेक्ट, कुछ खास हाउसिंग प्रोजेक्ट है, फर्टिलाइजर प्लांट है, 2 स्टार कैटेगरी या उससे ऊपर की कोई होटल बनाओ, ऐसे कुछ बिजनेस दिए हुए हैं जिसको आपको एक रीडिंग 2-4 बार जरूर करनी। अब आगे बात करते हैं। इफ 35 AD एसेट स्टार्ट यूजिंग फॉर अदर बिजनेस, 35 AD एसेट का मतलब समझ रहे हैं, 35 AD बिजनेस हो गया तो उसमें जो एसेट है जिसके संबंध में आपने डिडक्शन ले ली है उसका यूज आप दूसरे बिजनेस में कर रहे हो, बहुत गलत बात है। और वो भी कितना, विद इन 8 ईयर्स, मतलब 8 साल के बाद करते हो तो डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन 8 साल के अंदर दूसरे बिजनेस में कर रहे हो तो उस केस में देन द फॉलोइंग अमाउंट विल बी डीम्ड टू बी पीजीबीपी, क्या इनकम, क्या पीजीबीपी मान लिया जाएगा, एंड ऑल्सो सेम विल बी ट्रीटेड एज एक्चुअल कॉस्ट फॉर सच अदर बिजनेस। क्या अमाउंट भाई, वो अमाउंट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD अलाउड, उस एसेट के संबंध में आपने कितनी डिडक्शन ले ली थी, 100% लिया होगा, और उस एसेट में जब 35 AD में डिडक्शन मिलती तो डेप्रिसिएशन तो मिला नहीं होगा, तो जब 35 AD की डिडक्शन नहीं लिए होते तो डेप्रिसिएशन मिला होता, तो जितना मिला होता वो डेप्रिसिएशन आप माइनस कर लीजिए। ये देखिए दैट वुड बी अलाउेबल टिल डेट, जो अलाउ होती, टिल डेट का मतलब जैसे 21-22 में आपने अदर बिजनेस में उसको यूज कर लिया, 21-22 में आपने उसको अदर बिजनेस में डाला, तो 2021 तक का डेप्रिसिएशन निकाल लो, क्योंकि वो तो मिला नहीं था। फंडा इसके पीछे सिंपल है कि आपने इसको नॉर्मल बिजनेस में ले आया तो हम 35 AD ये मानेंगे कि एसेट 35 AD वाली है ही नहीं, तो आपने डिडक्शन ले लिया था 35 AD का, वो हम ले लिए, और अगर 35 AD एसेट नहीं होती तो हम डेप्रिसिएशन दिए होते तो माइनस कर लेते हैं, तो जो नेट अमाउंट निकलेगी, ये नेट अमाउंट 21-22 में जिस साल आपने डिफॉल्ट किया है आपकी बिजनेस इनकम काउंट हो जाएगी, डीम्ड पीजीबीपी, और इसी अमाउंट को उस नॉर्मल बिजनेस के रिलेवेंट ब्लॉक में एक्चुअल कॉस्ट के रूप में जोड़ दिया जाएगा, यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ अब उसके बाद अगर इस एसेट को बेच दिया, ये विद इन 8 ईयर को कट कर दीजिए, ठीक है, विद इन 8 ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, कभी भी सेल कर दिया आपने इस एसेट को तो जितने में भी सेल किया है सेल, देन सेल वैल्यू विल बी चार्जेबल एज पीजीबीपी, तो सेक्शन 28 में हमने देखा ही, मतलब 2 अलग अलग ट्रीटमेंट है, 8 ईयर्स को कट कर दीजिए आप। नेक्स्ट 8 साल के बाद भी बेचेंगे तो भी चार्जेबल होगा। सेक्शन 35D, 35D बनाया गया है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, इसके लिए बनाया गया है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, और आप जानते हैं अकाउंटिंग में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बिजनेस चालू होने के पहले की जो भी एलिजिबल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो अलाउ होंगे, और वो किसको अलाउ होंगे ध्यान रखना, वो रेसिडेंट के लिए बनाया गया प्रोविजन, या इंडियन कंपनी या रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट को एक डिडक्शन नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो आपको इस सेक्शन में ये समझना पड़ेगा कि इसकी एक मैक्सिमम लिमिट तय कर दी गई जिसको वो बोलते हैं क्वालिफाइंग अमाउंट, QA क्वालिफाइंग अमाउंट। कितनी क्वालिफाइंग अमाउंट, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और अगर आप कंपनी एसएससी हैं तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकते हो, जो ज़्यादा वो ले लो, ये मैक्सिमम लिमिट हो गई। मान लो आपने 1 लाख रुपए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किया और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो 90,000 आए तो 90,000 ही मान्य होगा, 90,000 विल बी द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एंड 90,000 को फिर 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ करेंगे, इट विल बी अलाउड इन 5 इंस्टॉलमेंट, और पहली इंस्टॉलमेंट कब से देना शुरू करेंगे अलाउ करने की, जिस साल बिजनेस चालू हुआ है,
ठीक है भाई, 1/5 अलाउ होगी, ये देखिए। नाउ सेक्शन 35 DDA, सेक्शन 35 DDA जो है वो वीआरएस का मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, वीआरएस का मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। जब भी कोई बिजनेस से कोई एम्प्लॉय वॉलेंट्री रिटायर होता है तो बिजनेसमैन को, एम्प्लॉयर को उसको कंपनसेशन देना पड़ता है, वीआरएस कंपनसेशन। और वो वीआरएस कंपनसेशन एक बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, और वो एक्सपेंडिचर अलाउ होगा, लेकिन एक साथ नहीं होगा, डिफर्ड वे में होगा, और वो भी 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ होगा, मतलब एक एक साल करके 5 भाग कर लीजिए और एक एक साल करके अलाउ होगा। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, अब जो अगला सेक्शन है ना वो एक जनरल सेक्शन है जिसमें काफी सारे एक्सपेंडिचर की लिस्ट बना दी जो वैसे भी हमको समझ में आती है। अदर रिडक्शन में इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक, अरे भाई स्टॉक का इंश्योरेंस करेंगे, आप अपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस भी करेंगे, सब बिजनेस एक्सपेंडिचर है, तो इट विल बी अलाउड। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ कैटल, अगर आपके बिजनेस में कैटल्स यूज होते हैं, एनिमल्स यूज होते हैं, तो उनका इंश्योरेंस कराए, वो भी बिजनेस पर्पस है, वो भी अलाउ होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, अगर आपने एम्प्लॉय के लिए कोई मेडिकल प्रीमियम दे रहे हैं तो वो भी आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में अलाउ होगा। बस एक ही चीज ध्यान रखना है, उसका पेमेंट कैश में नहीं करना। प्रिस्क्राइब मोड नहीं लिखा है यहाँ पर, इसमें लिखा कैश नहीं करना, बाकी जैसा करना है कर लो। आप क्रॉस चेक से भी कर सकते हो। फिर आप एम्प्लॉय को बोनस कमीशन देते हैं, वो भी अलाउ होगा आपको। बट यहां लिखा सब्जेक्ट टू 43B, इसका मतलब आप भले मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू 43 मतलब इसका पेमेंट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक कर देना, और अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक नहीं किए तो फिर वो जिस साल पेमेंट करोगे उस साल अलाउ। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बिजनेस के लिए आपने लोन लिया है, चाहे वर्किंग कैपिटल लोन हो, चाहे एसेट खरीदने के लिए लोन हो, सब इंटरेस्ट जो है अलाउ होगा, बट सब्जेक्ट टू 43B। अगर बिजनेस बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, सब्जेक्ट टू 43B। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ और एएसएफ, अप्रूव सुपरएंशन फंड, जो भी वेलफेयर फंड एम्प्लॉय के होते हैं जो अथॉराइज्ड है, उन सब वेलफेयर फंड में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल एम्प्लॉय बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ होगा, बट सब्जेक्ट टू 43B। देन कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर टू न्यू पेंशन सिस्टम, और इसको नेशनल पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, अटल पेंशन योजना टाइप। इसमें एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो भी आपको बिल्कुल अलाउ होगा, बट इसके लिए एक मैक्सिमम लिमिट तय कर दी गई है, 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और कमीशन एट फिक्स रेट ऑफ टर्नओवर। देन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, देखिए ग्रेचुटी का प्रोविजन कर रहे हैं, कभी कोई भी चीज का प्रोविजन अलाउ नहीं होता, लेकिन अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, बिल्कुल अलाउ हो जाएगा। अगला पॉइंट बड़ा ही यूनिक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन क्रेडिटेड टू फंड, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन तो हमारा खर्चा ही नहीं है, वो तो एम्प्लॉय की सैलरी से काट के हम जमा कर देते हैं। इसमें फंडा ये है कि एम्प्लॉय की सैलरी से जैसे आप पैसे डिडक्ट करते हो कंट्रीब्यूशन के लिए, तो डिडक्ट करते ही वो आपकी क्या बन जाती है, इनकम, आपकी इनकम मान ली जाती है, ठीक है। और उसके बाद जब आप उसको टाइमली उस जिस एक्ट के अंतर्गत, मान लो प्रोविडेंट फंड जमा करो, तो प्रोविडेंट फंड एक्ट बना हुआ है इंडिया में, प्रोविडेंट फंड एक्ट के टाइम के अंदर जमा करोगे तभी अलाउ होगा, नहीं तो कभी अलाउ नहीं होगा। मस्ट बी पेड विद इन ड्यू डेट ऑफ पीएफ, अगर पीएफ है तो, अदरवाइज नेवर बीन अलाउड। एग्जांपल पीएफ का 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, हर महीने का पीएफ प्रोविडेंट फंड में लिखा हुआ है 20 तक जमा हो जाना चाहिए। लाइव स्टॉक, बिजनेस में अगर लाइव स्टॉक यूज हो रहे हैं, अगर वो डेथ हो जाती है, परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं, तो उसमें जो भी लॉस हो रहा है वो आपको अलाउ हो जाएगा। बेड डेट, बिजनेस में अगर कोई बेड डेट हो गया है और पहले का इनकम के रूप में वो बुक हुआ है आपके, तो बिल्कुल आपको अलाउ होगा, एक्चुअल बेड डेट अलाउ होगा, प्रोविजन अलाउ नहीं होगी। कंपनी एसएससी के लिए खास प्रोविजन है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज में फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती तो पूरा अलाउ हो जाएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर करती तो 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ होगा। और अगर उस एसेट को कभी भी कंपनी बेचेगी तो नेचुरली वही फंडा लागू होगा, सरप्लस टू द एक्सटेंट डिडक्शन अलाउड विल बी चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, एंड उसके अलावा कोई पैसा बचता है तो वो कैपिटल गेन में जाएगा, और अगर डेफिसिट होती है तो फिर पीजीबीपी में अलाउ हो जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं शेयर वगैरह का और आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउ होगा, बट सब्जेक्ट टू 43B, मतलब उसको 139(1) के ड्यू डेट, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पेड करना पड़ेगा।
कॉमोडिटी एक्सचेंज भी टैक्स अगर आपके ऊपर लगता है तो वो भी आपको अलाउ हो जाएगा सब्जेक्ट टू 43B। सेक्शन 37 इज अ जनरल सेक्शन। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर सेक्शन 30 से लेकर 36 तक आपको अलाउ नहीं हो पाया है तो चिंता मत कीजिए, वो एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर नहीं होना चाहिए, ड्यूरिंग द ईयर इनकर्ड होना चाहिए, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से बिजनेस के लिए होना चाहिए, अलाउ जाएगा। लेकिन वो एक्सपेंडिचर जो है पॉलिटिकल पार्टी के किसी ब्रोचर या पॉम्फलेट में एडवर्टाइजमेंट देने वाला नहीं होना चाहिए, किसी भी लॉ के वायलेशन वाला नहीं होना चाहिए, लॉ के वायलेशन वाला नहीं होना चाहिए। किसी भी लॉ का उल्लंघन करते तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। और कंपनी अगर ऐसी है तो CSR एक्टिविटी जो कंपनीज एक्ट में लिखा है उस पर जो खर्च करते वो भी आपको अलाउ नहीं होगा। तो ये बात हो गई पूरी की पूरी सेक्शन 30 से लेकर 37 तक थी। अब हम बात करते हैं सेक्शन जो एक्सपेंस को डिसअलाउ करते हैं, बहुत ही छोटा सा बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले मैं लेके जाता हूं आपको सेक्शन 40 स्मॉल ए की तरफ। 40 सेक्शन 40 में दो वेरिएंट हम इंटर में पढ़ते हैं, सेक्शन 40 स्मॉल ए और 40 स्मॉल बी। 40 ए सभी SSC के लिए बना हुआ डिसअलाउंस का प्रोविजन है, 40B फर्म के लिए बना हुआ डिसअलाउंस का प्रोविजन। तो 40 स्मॉल ए बोलता है कोई भी एक्सपेंस अगर उसमें TDS डिडक्टेबल है, TDS काटा जाना चाहिए एज पर द प्रोविजन ऑफ TDS, और आपने उस पे बट नॉट डिडक्टेड, TDS काटा नहीं, कब? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस TDS काट लीजिए। मतलब आपने अगर TDS 31 मार्च के बाद TDS काटा, 31 मार्च प्रीवियस ईयर के बाद TDS काटा और बाद में जमा भी कर दिया फटाक से, नहीं चलेगा, इस साल अलाउ नहीं होगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर TDS काट लो आप, और जमा कब तक करना है उसको? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक जमा करना है, तब तो ठीक है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गड़बड़ कर सकते हो, या तो प्रीवियस ईयर में TDS नहीं काटा और या TDS काट लिया अब टाइम से जमा नहीं किए, या प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर के बाद TDS काट के और ड्यू डेट के अंदर जमा कर दी, वो भी। इन सब केस में एक्सपेंस डिसअलाउ होता है। पेमेंट अगर आपने आउटसाइड इंडिया किसी नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को किया तो 100% डिसअलाउ हो जाता है, अदरवाइज 30% डिसअलाउ होता है, अदरवाइज 30% डिसअलाउ होता है। ठीक है भाई। हाँ, ये बात है कि अगर आपने TDS नहीं काटा आपको डिसअलाउ हो गया, तो बाद में जब आप TDS काट के जमा कर दोगे उस साल अलाउ हो जाएगा, या फिर पेई जिसको आपने पैसा दिया उसने TDS या टैक्स की अमाउंट जमा कर दिया, रिटर्न फाइल कर दिया, तो जिस साल उसने रिटर्न फाइल किया ना उस साल ये मान लिया जाएगा कि हमने TDS टैक्स जमा कर दिया, उस साल अलाउ हो जाएगा। तो नीचे नोट पढ़िए, इफ TDS नॉट डिडक्टेड बट पेई पेड द टैक्स, पेई ने उसने पेड कर दिया ऑन इट एंड ऑल्सो फाइल रिटर्न, देन इट इज एज्यूम दैट SSC, मतलब हमने टैक्स पेड कर दिया ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो फिर जिस दिन रिटर्न फाइल किया उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में उसने रिटर्न फाइल किया उस प्रीवियस ईयर में हमको एक्सपेंस फिर जो डिसअलाउ हो गया था अलाउ हो जाएगा। 30% डिसअलाउ हुआ था तो 30% अलाउ हो जाएगा। इफ SSC पेड TDS, SSC ने पेड कर दिया नेक्स्ट ईयर तो SSC को अलाउ हो ही जाएगा। अगला डिसअलाउंस है, ये कंप्लीट हो गया TDS वाला मैटर। इनकम टैक्स भैया अलाउ नहीं होता, चाहे वो इंटरेस्ट पे करे चाहे पेनल्टी, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स दो, इंटरेस्ट दो, पेनल्टी कुछ भी अलाउ नहीं होगा। सैलरी इंडिया के बाहर आप पेड कर रहे हो और अगर आपने TDS नहीं काटा, नो TDS, तो सैलरी परमानेंटली डिसअलाउ हो जाएगी आपको। ठीक है भाई। फिर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF अदर फंड इफ नॉट नो अरेंजमेंट ऑफ TDS, अगर आपने ऐसा कुछ किया है कि TDS नहीं काटते हैं आप उसमें जब पेमेंट करते समय, तो अरेंजमेंट नहीं तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को परक्यूजिट्स देते समय टैक्स भी देने की जवाबदारी अपने सर पे पाल ली है तो वो टैक्स जो दे रहा है वो उसको अलाउ नहीं होगा। नाउ सेक्शन 40 स्मॉल बी, ये केवल फर्म के लिए बनाया गया। फर्म के लिए बोल दिया कि भाई फर्म जो भी अपने पार्टनर को इंटरेस्ट और सैलरी वगैरह देती है उसकी लिमिट तय कर दिया है और कंडीशन दे दी। देखिए इंटरेस्ट के लिए बोला है कि कब कब अलाउ होगा, मैं बता रहा हूं। इंटरेस्ट तभी अलाउ होगा जब वो डीड में लिखा हो उसके बारे में प्रोविजन। रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन नहीं होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। मतलब डीड में आपने मार्च में आपने अक्टूबर में डीड बनाई और उसमें लिख दिया कि इंटरेस्ट अप्रैल से दिया जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव। डीड तो सही है लेकिन उसके पहले वाला इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। जिस दिन डीड बनाई गई उसके बाद का ही प्रोविजन मान्य होगा और 12% सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनमें से कुछ भी चीज़ गड़बड़ हुई तो वो अमाउंट जो है डिसअलाउ हो जाएगी। मान लो डीड में भी है, प्रोस्पेक्टिव भी लिखा हुआ है लेकिन 14% है तो 2% डिसअलाउ हो जाएगा। और आपको बता ही दिया, जितना इधर डिसअलाउ हो जाएगा तो पार्टनर के में चार्जेबल नहीं होता वो। सैलरी वगैरह जो है
वो डीड में होना चाहिए तभी अलाउ होगी, प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए प्रोविजन, और वर्किंग पार्टनर को दिया जाना चाहिए। एंड लिमिट इसमें दिया है, बुक प्रॉफिट निकालेंगे आप, बुक प्रॉफिट मतलब टैक्सेबल पीजीबीपी जस्ट बिफोर रेम्यूनरेशन, और पुराने साल का कोई भी लॉस वगैरह कैरी फॉरवर्ड उसको आप एडजस्ट नहीं करना है। तो फर्स्ट 3 लाख बुक प्रॉफिट जो है उसके लिए नियम अलग है, और बैलेंस बुक प्रॉफिट पे नियम अलग है। फर्स्ट 3 लाख बुक प्रॉफिट पे 90% बुक प्रॉफिट कर लीजिए और 1.5 लाख विच एवर इज हाइयर वो अमाउंट ले लीजिए, और बचे हुए प्रॉफिट का 60%। अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूं तो अगर मान लो बुक प्रॉफिट आता है, अगर मान लो बुक प्रॉफिट आता है 10 लाख रुपए, तो शुरू के 3 लाख रुपए बुक प्रॉफिट पे 3 लाख का 90% निकाल लो, और 1.5 लाख, दोनों में ज्यादा क्या आ रहा है देखिए, 90% 2,70,000 आएगा, तो 2.7 लाख ये आ गया, और बचा हुआ कितना है 7 लाख, 7 लाख का कितना परसेंट, 60%, 4.2 लाख, टोटल मिलाकर कितना हो गया, टोटल मिलाकर हो गया 6.8 लाख, 6.9 सॉरी 6.9 लाख। तो 6.9 लाख ही मैक्सिमम रेम्यूनरेशन फर्म को अलाउ होगा, ये कैलकुलेशन का तरीका हो गया। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इस सेक्शन 40 कैपिटल ए, ये अलग सेक्शन है, इसमें 2 वेरिएंट है, 40 कैपिटल ए 2 एंड 40 कैपिटल ए 3। मैं कैपिटल ए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 40 ए स्मॉल क्लॉज जो है ना वो एक जैसा साउंड करता है। 40 ये बोलता है कि अगर आपने किसी स्पेसिफाइड पर्सन को, जिसमें रिलेटिव वगैरह भी शामिल है, और उसकी डेफिनेशन स्पेसिफाइड पर्सन की दी हुई आगे, उसको अगर आपने एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट किया तो असेसिंग ऑफिसर जो है ऊपर वाला पैसा जो है डिसअलाउ कर देगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फॉर्मेशन नीचे लिखी रहेगी आपकी, ऐसा लिखा रहेगा कि वो जो पेमेंट सैलरी का हुआ है उसमें 20,000 पेमेंट जो है उसके ब्रदर को पेमेंट किया गया प्रोप्राइटर के, और वो मार्केट रेट से 5,000 ज्यादा है, तो बस वो 5,000 आपको क्या करना है, एडबैक करना है, डिसअलाउ। 43, कोई भी एक्सपेंस एग्रीगेट इन अ डे टू द 1 पर्सन, एक दिन में जितना भी एक पर्सन को आपने दिया वो पूरा टोटल करके अगर 10,000 रुपए से ज्यादा है और आपने उसको प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट नहीं किया, तो फिर वो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। प्रिस्क्राइब मोड में अकाउंट पे ही चेक आते, ध्यान रखना, क्रॉस चेक नहीं आते, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे डीडी, ईसीएस के माध्यम से आरटीजीएस कर दो, एनईएफटी कर दो, आप क्रेडिट कार्ड से करो, डेबिट कार्ड से करो, यूपीआई से करो, ये सब आता है, बाकी नहीं आता। एंड 40A3A में ये लिखा है कि अगर कोई एक्सपेंस एक्रूअल बेसिस पर पिछले साल अलाउ हो गया था और इस साल आपने उसको कैश पेमेंट कर दिया या अदर प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट नहीं किया, तो इस साल वो जो एक्सपेंस पिछले साल अलाउ हो गया था वो इस साल की इनकम मान ली जाएगी पीजीबीपी। और बस एक चीज है कि 10,000 की जो लिमिट है, ट्रांसपोर्ट को अगर आप पेमेंट करेंगे, ट्रांसपोर्टर को जब आप पेमेंट करते हैं तो वो लिमिट कितनी है, ट्रांसपोर्टर का जब आप पेमेंट करते हैं तो वो लिमिट कितनी है, 35,000, मतलब 35,000 रुपए तक आप कैश पेमेंट भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 35,000 से ऊपर जो ऊपर 10,000 है 35,000 की लिमिट है। रूल 6DD एक बनाया गया है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं, मतलब कि ऐसे केसेस दिए हुए हैं जहां पर आप पेमेंट प्रिस्क्राइब मोड से करना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फार्मर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसका आप पेमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए आप गवर्नमेंट को कोई पेमेंट करते हैं, टैक्स का पेमेंट करते हैं, जहाँ गवर्नमेंट का की रिक्वायरमेंट है किसी एग्रीमेंट के अंतर्गत कि भाई हमको कैश में ही देना पड़ेगा पैसा, तो वहाँ आप कर सकते हैं। तो या फिर आप कुछ ऐसे दिन पेमेंट आपका करना मजबूरी, जहाँ बैंक बंद है, हॉलीडे है और बिल्कुल तुरंत देना ज़रूरी है, ऐसे केस में कर सकते हैं। आप किसी ऐसे पर्सन को कर सकते हैं जिस एरिया में जहाँ वो रहता है वहाँ पर बैंक की सर्विसेज ही नहीं है, तो वहाँ आप कर सकते हैं। ऐसे कई सारे केसेस रूल 6DD में दिए हुए हैं। नो, सेक्शन 48(7) बोलता है भैया ग्रेच्युटी का कोई प्रोविजन अलाउ नहीं होगा। हाँ, एक्चुअल बेसिस पर कोई प्रोविजन बनाया आपने या जिसकी लायबिलिटी इसी साल देना ही है, सर्टेन है, तो फिर वो तो एक्चुअल लायबिलिटी वो अलाउ हो जाएगी, या फिर अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में अगर आपने कंट्रीब्यूट करते हो अलाउ हो जाएगा। और कोई भी नॉन स्टेटरी वेलफेयर फंड के लिए आप पैसे जमा करते हो, जैसे यूआरपीएफ वगैरह में, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अलाउ नहीं होता। सेक्शन 43B भी डिसअलाउ का सेक्शन है, बोलता है कि ये जितने एक्सपेंडिचर आपको ए से लेकर एच तक दिख रहे हैं, even though you are following mercantile system, but it will be allowed only if it is paid up to the due date of filing return given under section 139(1). आपको मैं बता दूं ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या होता है, 3 एसएससी के लिए 31 अक्टूबर और बाकी सब एसएससी के लिए 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। 3 कौन है भाई, कंपनी है और ऑडिटेड पर्सन है, कोई भी पर्सन जिसकी किसी भी लॉ में ऑडिट होती हो, और किसी ऑडिटेड फर्म का पार्टनर। तो ये एक्सपेंस
का डिसअलाउ हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं, डिसअलाउ हो जाएंगे अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद आप पेमेंट करते हैं। कौन सा एक्सपेंडिचर है? किसी भी तरीके का टैक्स, ड्यूटी वगैरह आप पेमेंट कर रहे हो, जैसे एग्जांपल ग्रेजुटी, जीएसटी पेड कर रहे हो। फिर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ग्रेजुटी फंड, सुपरएंशन फंड, बोनस कमीशन आप पेमेंट करवा, लिखे थे ना मैंने, सब्जेक्ट टू 43B, यही तो पढ़ रहे हैं अपन। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर कोई भी शेड्यूल बैंक एटसेट्रा या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। और फिर पेमेंट टू एम्प्लॉय फॉर लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट का पेमेंट। और रेलवे को कोई भी पेमेंट करो, जैसे फ्रेट वगैरह से आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, फिनिश गुड्स भेज रहे हो, रेलवे को फ्रेट दोगे कि नहीं, तो रेलवे का पेमेंट भी इसी कैटेगरी में आता है। नाउ सेक्शन 41 अभी कंप्लीट हो गया। देखो अब कौन सा सेगमेंट अपने कंप्लीट कर लिया, 30 से लेकर 37 एक्सपेंस अलाउड था, 40 कैपिटल है, 43 भी एक्सपेंस डिसअलाउड है। अब एक सेक्शन है 41 डीम पीजीबीपी, और सिंपल है 41(1) रिकवरी अगेंस्ट लॉस, एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग लायबिलिटी। कोई भी ऐसा लॉस या एक्सपेंडिचर या ट्रेडिंग लायबिलिटी जो पहले आपको अलाउ हो चुकी है पीजीबीपी में और बाद में उसकी रिकवरी होती है, तो जिस साल रिकवर होगा पूरा का पूरा वो पीजीबीपी में ही चार्जेबल हो जाएगा। उसके बाद बैलेंसिंग चार्ज, इसको मैं अब आगे ले लूंगा। सेल, साइंटिफिक रिसर्च जो सेल करते हो, प्रॉफिट मैंने बता ही दिया। बेड डेट की रिकवरी जिस साल हो जाएगी तो फिर वो वापस से चार्जेबल हो जाएगा। बस क्वेश्चन यही सिंपल कॉन्सेप्ट है बेड डेट का। बेड डेट तभी अलाउ होता है जब कभी न कभी वो इनकम में बुक हुआ हो, और बेड डेट की रिकवरी होती है तभी वापस से चार्ज होती है जब बेड डेट के रूप में वो अलाउ हुआ हो। नाउ द 43CA एक इंपॉर्टेंट सेक्शन में यहां पर देखूंगा। 43CA जो है, अगर आप कोई भी लैंड और बिल्डिंग बेच रहे हो और वो लैंड और बिल्डिंग बेचना आपका व्यापार है, मतलब आपके लिए वो क्या है, स्टॉक है, तो उस केस में अगर उस लैंड और बिल्डिंग की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उसके एक्चुअल सेल कंसिडरेशन के 110% से भी अगर ज्यादा है तो फिर आपको सेल कंसिडरेशन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। इट विल बी द डीम्ड सेल कंसिडरेशन। और अगर रेसिडेंशियल यूनिट के फंडे में अगर आप आते हो, उसकी कंडीशन है, मतलब बिल्डर के लिए है, न्यू फ्लैट वगैरह या बिल्डिंग वो सेल करता है, घर सेल करता है, तो 110 की जगह 120% ले। ठीक है भाई, इसका आप कंडीशन चेक कीजिएगा। 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की थ्योरी दी हुई है प्रोफेशन के लिए और बिजनेस के लिए। 44AB इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑडिट के बारे में बनाया गया है। ऑडिट बाय सीए के द्वारा ऑडिट करवाना पड़ेगा पीजीबीपी में, मतलब बिजनेसमैन को और प्रोफेशन को, अप टू 30 सितंबर, मतलब रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के जस्ट एक महीने पहले उनको ऑडिट कंप्लीट करानी पड़ेगी, फर्निश करना पड़ेगा रिपोर्ट। बिजनेस के लिए नियम क्या है, किनको ऑडिट करानी पड़ेगी? बिजनेस के लिए नियम है, अगर कैश रिसीट और पेमेंट उस बिजनेस का टोटल कैश रिसीट और पेमेंट दोनों 5% से ज्यादा नहीं है, मतलब पूरा बैंकिंग चैनल में बिजनेस चल रहा है, तो उस बिजनेस का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ऊपर है तभी ऑडिट करानी पड़ेगी, अदरवाइज फिर 1 करोड़ से ऊपर होगा तो ऑडिट करानी। और अगर एसएससी 44AE और AD में प्रिजेंटिव इनकम में कवर है और अगर वो लोअर इनकम क्लेम करता है तो फिर उसको ऑडिट करानी पड़ेगी। और प्रोफेशन के केस में टर्नओवर 50 लाख से ऊपर जाता ही उसको ऑडिट करानी पड़ेगी उस एसएससी को। और अगर 44AD का प्रिजेंटिव इनकम में और अगर लोअर इनकम क्लेम करता है तो उसको ऑडिट करानी पड़ेगी। इट इज अ प्रोविजन ऑफ 44AB। नाउ द प्रिजेंटिव इनकम, सेक्शन 44AD। 44AD किसी भी बिजनेस के लिए बनाया गया है, लेकिन एसएससी होना चाहिए रेसिडेंट पहला, इंडिविजुअल एचयूएफ और नॉर्मल फर्म एलएलपी कवर नहीं है। इन लोगों का अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं गया है प्रीवियस ईयर में तो उनके टर्नओवर का, और दूसरा एक और कंडीशन है वो सेक्शन 80IA से लेकर 80RRB की डिडक्शन क्लेम ना करते हो और 10AA का एक्सपोर्ट वाला डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम ना करते हो, उन्हीं के लिए ये। तो उनका जो भी टर्नओवर है उस टर्नओवर का 8% और जितना हिस्सा प्रिस्क्राइब मोड में रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आ जाता है उसका 6% टैक्सेबल पीजीबीपी मान लिया जाएगा, उसमें कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। फाइनल इनकम 44ADA प्रोफेशन के लिए बनाया गया है, ये भी रेसिडेंट प्रोफेशन के लिए जिसका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर नहीं गई है, तो 50% ऑफ द टर्नओवर विल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल पीजीबीपी। अगले सेक्शन में चले 44A ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए बनाया गया है। उन्हीं ट्रांसपोर्टर के लिए ये है जिसके पास 10 ट्रक से ज्यादा न हो, 10 ट्रक से प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन किसी भी समय,
तो उसमें जो हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब होता है जिसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 12 टन या 12,000 किलो से ज़्यादा हो, तो पर टन 1000 पर टन पर मंथ पर ट्रक इनकम मानी जाएगी। और पर मंथ लेते समय पार्ट देयर ऑफ को भी फुल मंथ लिया जाएगा। और अदर गुड्स व्हीकल जो हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है, जो 12,000 किलो या 12 टन या उसके अंदर है, तो 7,000 पर मंथ पर ट्रक इनकम मानी जाएगी। समझ में आ रही बात? नाउ द एक्चुअल कॉस्ट। जब आप ब्लॉक ऑफ एसेट का कैलकुलेशन करते हैं, जब आप ब्लॉक ऑफ एसेट का कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक प्लस एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग देयर, उसको जोड़ते हैं। फिर उस ब्लॉक में अगर कुछ चीज एसेट सेल हुई उसका सेल कंसिडरेशन माइनस करते हैं, क्लोजिंग WDV, फिर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो जो नई एसेट एक्वायर्ड होती है उसको किस वैल्यू पर हम जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। किस वैल्यू पर हमको जोड़ना है, एक्चुअल कॉस्ट। तो इसके बारे में कुछ खास प्रोविजन भी है, वो देखेंगे। नॉर्मल तो पता है कि उस एसेट को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन तक लाने तक का जो भी खर्चा होगा वो पूरे के पूरे खर्चे हमको ऐड करना है, वो तो ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है, पेमेंट ऑफ एनी एसेट मोर देन 10,000 इन ए डे टू 1%, अगर विदाउट प्रिस्क्राइब मोड आपने कर दिया तो एक्चुअल कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। बाकी तो ठीक है। अब यहां पर कुछ यूनिक केसेस मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च एसेट को हमने नॉर्मल बिजनेस यूज में ले आए तो उस बिजनेस के ब्लॉक में नील वैल्यू से जोड़ना है। कारण समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च एसेट पे पूरी डिडक्शन तो ले रखे हो आपने, तो जोड़ेंगे लेकिन नील वैल्यू पर जोड़ेंगे। कोई एसेट अगर आपको गिफ्ट मिली है तो उसका जो प्रीवियस ओनर जिससे आपको गिफ्ट मिली है उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है उसमें जितना उसको डेप्रिसिएशन अगर मिल गया है एक्चुअल, वो माइनस करना है। पीओ मतलब प्रीवियस ओनर, और वो उसको आपको लेना है एक्चुअल कॉस्ट करो। अगर कोई सेकेंड हैंड एसेट आपने खरीदी है तो जितने में खरीदी वही इसकी एक्चुअल कॉस्ट है, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन कभी कभी एसेसिंग ऑफिसर को शक होता है कि अगर आपने पुरानी एसेट को ज़्यादा ओवर वैल्यूड करके तो नहीं ली हो, तो अगर उसको ऐसा शक होता है तो वो जॉइंट कमिश्नर की अप्रूवल लेकर उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर एंड रीएक्वायर्ड। अगर एसेट आपने किसी को बेची है और फिर से उससे खरीद ली, तो नॉर्मल रूल के हिसाब से तो जब आप उससे खरीद रहे हो तो जितने में खरीद रहे हो उसको जोड़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने ट्रांसफर की और आप खुद ही रिक्वायर्ड कर रहे हो, तो ट्रांसफर करते समय उस एसेट की इंडिविजुअल WDV आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उस इंडिविजुअल एसेट की जो WDV है और जितने में आपने खरीदा है, विच एवर इज लोअर, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट बनेगी। नाउ द लीज बैक। आपने किसी से एसेट खरीदी और उसी को लीज बैक कर दी, तो ओनर तो आप ही हो, डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, लेकिन आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट खरीदी की वैल्यू नहीं रहेगी, सामने वाली WDV टू द ट्रांसफरर। लीज बैक कर दिया मतलब, फिर से सुनिए इसको, आपने किसी से एसेट खरीदी और उसी बंदे को लीज में दे दी, तो उस केस में जिसने बेचा है आपको एसेट, उसका जब बेचते समय जो उस एसेट की इंडिविजुअल WDV थी वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट बनेगी, न कि आपने जितने में खरीदा। नाउ अगर बिल्डिंग, ये काफी एक आध बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, बिल्डिंग अगर आप पहले अपने पर्सनल यूज में ला रहे थे और बाद में उस बिल्डिंग को आप अपने बिजनेस यूज में ला रहे हो, तो उस बिल्डिंग की जो रियल कॉस्ट जब भी खरीदा था उसमें ये मानते हुए कि डेप्रिसिएशन मिल रहा है, उसमें जब तक अभी तक का डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए, जिसको मैं नोशनल डेप्रिसिएशन लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ नोशनल डेप्रिसिएशन? क्योंकि भाई उसमें डेप्रिसिएशन एक्चुअली तो मिला नहीं, क्योंकि आप पर्सनल यूज में ला रहे थे, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन मिला होता तो कितना मिला होता, माइनस कीजिए आज के रेट से, जो भी अभी रेट जैसे बिल्डिंग पे 10% चल रहा है, माइनस कीजिए, और जो WDV आएगी वही बन जाएगी इस साल की एक्चुअल कॉस्ट। एसेट बाय बोरोइंग, बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर आपने लोन लेकर एसेट खरीदा है तो पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट जो एक्चुअल कॉस्ट में जुड़ जाएगा, और पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट तो आपको नॉर्मली अलाउ हो जाता है। GST एटसेट्रा, अगर कोई एसेट है उसमें आपका GST है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है और उसकी आपको क्रेडिट मिल रही है, ITC मिल रही है, तो वो कभी भी एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जोड़ना है। देन गवर्नमेंट ने अगर कोई सब्सिडी वगैरह दी है तो वो भी ऐड नहीं होगी। अगर कोई नॉन रेसिडेंट कोई एसेट को इंडिया पे लेके आता है तो उसकी जो भी एक कॉस्ट है और उसमें भी नोशनल डेप्रिसिएशन रिस्पेक्टिव रेट से आप माइनस करेंगे और फिर उसको जोड़ेंगे। सेक्शन 35 AD एसेट, AD एसेट को 35 AD एसेट को अगर मैं
एसएससी खुद दूसरे बिजनेस में यूज़ कर रहा है या फिर गिफ्ट वगैरह दे रहा है, और ये सब 8 साल के बाद हो रहा है, मतलब अगर खुद दूसरे बिजनेस में 8 साल के बाद कर रहा है तो वहाँ पर डीमिंग प्रोविजन तो रहता नहीं है, तो वहाँ पर उस बिजनेस की जो WD एक्चुअल कॉस्ट रहेगी उस एसेट की नील रहेगी। फिर यहाँ पे एक WDV का प्रोफार्मा मैंने दिया है, स्पेसिफाइड पर्सन को थोड़ा सा यहाँ पर समझाया है, स्लम सेल छोड़ दीजिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में 3 टाइप के होते हैं, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, ठीक है भाई। और ये ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पर आपको पावर सेक्टर का बताया है, इस एग्जाम्पल से आप पावर सेक्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही लेस देन 1 आवर्स में अपन ने काफ़ी सारा पीजीपीपी को कर लिया, और इस लेक्चर के बाद आप सीधा क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए, और क्वेश्चन के बाद जहां जहां दिक्कत आ रही है उसके लिए रेट्रो स्टडी जाइए, फिर प्रोविजन देखिए। और ध्यान रखिए, अगर आपको किसी भी चैप्टर में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है ना, तो एक लाइन याद रखिए, जो जो समझ में आ रहा है फटाफट कंप्लीट करते जाओ, जो समझ नहीं आ रहा है उसको एक बार स्किप करते जाओ, मेक कंप्रोमाइज, गो अहेड, और फिर लास्ट में देखो कौन कौन सा एरिया आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उस पर अलग से एक एक करके मेहनत कीजिए, पूरी प्रॉब्लम को एक साथ मत पालिए। एंड लास्ट एक लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा, बी स्पेसिफिक ऑन योर प्रॉब्लम, बी स्पेसिफिक ऑन योर प्रॉब्लम, डोंट बी जनरलाइज योर प्रॉब्लम। सर मेरे को इनकम टैक्स टफ लगता है, मेरे से नहीं बनता, ये एक जनरल प्रॉब्लम है। सर मेरे को इस चैप्टर का ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो बी स्पेसिफिक ऑन प्रॉब्लम, इफ यू आर बी स्पेसिफिक इन योर प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा, और अगर ऐसा लगता है कि आपको मदद मिली है तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, काफ़ी हौसला मिलता है हम लोगों को, कमेंट कीजिए। थैंक यू।